हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ पावर शेयरिंग। सिविक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको इसको बहुत शॉर्टली एकदम एक्सप्लेन कर दूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो पूरी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग होता क्या है, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पावर को सिस्टमैटिकली डिवाइड किया जाता है, किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सारी जो डिवीज़न है पावर की, इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से देखें तो पावर डिवाइडेड एज अ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है। ये तीन ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड किया जाता है स्टेट वाइज, ठीक है। अब मैं आती हूँ बेल्जियम पे। आपको ये तो कवर हो गया होगा कि पावर शेयरिंग होता क्या है, क्योंकि मेन बात जो है इस चैप्टर में इसी की जा रही है, ठीक है। अब हम आते हैं बेल्जियम पे। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज़ अ फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये चीज़ नोट करने वाली है। बेल्जियम क्या है? एक फेडरल स्टेट है। कहाँ पर? वेस्टर्न यूरोप में। फेडरल स्टेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल स्टेट होता है जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। अलग अलग स्तर पर पावर को बांटा जाता है, ठीक है। सरकार को बांटा जाता है। समझ में आ गया? मतलब यूनियन लेवल एंड और स्टेट लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आगे बताऊं मैं आपको, इट इज़ एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज स्मॉलर देन हरियाणा। इसका जो पॉपुलेशन है और साइज है वो हरियाणा से बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। और इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी है? जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। ये सारी इसकी बॉर्डर कंट्रीज है। आगे चलते हैं। अब क्या है बेल्जियम में? क्या है? पावर की डिमांड होती है, मतलब कि जो पावर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उनकी डिमांड होती है कि वहाँ पे फेडरल स्टेट बनाया जाए, फेडरल गवर्नमेंट लाई जाए, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है। एथनिक ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो एक ही रेस या एक ही रिलीजन, मतलब एक ही जाति धर्म से बिलोंग करते हो, या फिर एक ही लैंग्वेज वाले जो पीपल्स हैं वो बिलोंग करते हो, उनको बोलते हैं हम एथनिक कॉम्पोजिशंस और एथनिक ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एथनिक कॉम्पोजिशंस क्या होता है और वहाँ पे किस किस की एथनिक कॉम्पोजिशंस ग्रुप्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे फ्रेंच थे, जर्मन थे और फ्रेंच, जो कि कितने 40% पीपल लिव इन वेलोनिया एंड स्पीक फ्रेंच, ठीक है। 40% जो थे वहाँ की कम्युनिटी जो थी, 40% जो थी फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी, और डच जो थे वो कितने थे? 59% जो थे डच कम्युनिटी थी, ठीक है। रिमेनिंग 1% इज जर्मन, ठीक है। जो 1% थे वो कौन थे? जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी आप देखोगे पूरी ऑल ओवर कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? डच पीपल्स की। किसकी है? डच कम्युनिटी की, ठीक है। 59% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। अगर मैं बात करूँ तो ये ऑल ओवर कंट्री है, ऑल ओवर कंट्री में मेजॉरिटी किसकी है? डच पीपल्स की। किसकी? डच पीपल्स की। अगर मैं बात करूँ कैपिटल, अगर इसकी कैपिटल की बात करूँ, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसेल। अगर कैपिटल की बात करूँ मैं तो कैपिटल में मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेंच पीपल की, ठीक है। कैपिटल में जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? फ्रेंच कम्युनिटी की। और यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है कि फ्लैमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। ये जो फ्लैमिश रीजन है ये तो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी? वेलोनिया रीजन। जो साउदर्न पार्ट है वो कौन सा है? वेलोनिया रीजन, ठीक है। और ये जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? फ्रेंच कम्युनिटी की, ठीक है। इसीलिए जो फ्रेंच कम्युनिटी है बहुत ही रिच एंड पावरफुल बताई गई है, क्योंकि जो पूरा रूल है, ठीक है, जो कैपिटल है पूरा रूल कर रही है कंट्री पे, उनकी डोमिनेंस है पूरी कंट्री के ऊपर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रिच एंड पावरफुल बताया गया है इसको, ठीक है। इतना समझ आया? आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे शुरू होने लगे थे, कि मेजॉरिटी जो थी ऑल ओवर कंट्री में वो किसकी थी? डच पीपल्स की। बट अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? फ्रेंच पीपल्स की, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे थे। क्यों? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज थे, राइट्स थे, वो किसके पास थे ज़्यादा?
फ्रेंच पीपल्स के पास, क्योंकि फ्रेंच की जो मेजॉरिटी थी वो कैपिटल में थी और वो उनकी डोमिनेंसी और पूरी कंट्री को कौन चला रहे थे, फ्रेंच पीपल्स। तो सारे रिसोर्सेज, राइट्स, डेवलपमेंटल रिसोर्सेज वो सब किसी को मिल रहे थे, फ्रेंच पीपल्स को, ठीक। अब क्या होता है कि 1950 एंड 1960 में और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट करने लगते हैं लोग, ठीक है। ब्रसेल के अंदर बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने मतलब वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग अब जो है फेडरल स्टेट बनाएंगे, कि जो पावर है वो पूरी कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1970 और 1993 के अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइम अमेंडमेंट करते हैं। और आप सभी को पता होगा अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड या चेंज की जाती है उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा जिस तरीके से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे, तो इनको अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सबको अवॉइड करने का तरीका ढूंढ लेता है और फेडरल स्टेट को अडॉप्ट कर लेता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ब्रसेल जो होगी, ब्रिसेल की जो सरकार होगी, उसके पास जो है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हर कम्युनिटी से, ठीक है। मोर पावर हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो मेन पावर है वो किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बोथ कम्युनिटीज हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी दोनों कम्युनिटीज है, डच कम्युनिटी देखा हमने, फ्रेंच कम्युनिटी, इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। हमने अभी जो है बेल्जियम का टॉपिक कवर किया था, अब हम आते हैं श्रीलंका पे, ठीक है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशियन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिल, ठीक है। एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिल से थोड़ा ही दूर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री इमर्ज एज इंडिपेंडेंट इन 1948 और ये 1948 में आज़ाद हुई थी, मतलब कि इंडिया के 1 साल बाद ही, ठीक है। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल लिव इन अ मेजॉरिटी, दे ऑल्सो गवर्नमेंट एज अ लीडर। अब जो है इस कंट्री के अंदर जो है सिन्हालास की क्या है, मेजॉरिटी है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं सिन्हाला है, और जो इंडियन तमिल्स है जिनको बाद में मतलब वहीं पे रह रहे थे उनको श्रीलंकन तमिल्स भी कह दिया, ठीक है, उनकी वहाँ पे क्या है, मिनॉरिटी है। तो वहाँ पे जो पूरी गवर्नमेंट है वो किसके हाथ में है, सिन्हाला। वहाँ पे जो है गवर्नमेंट किसकी है, मेजॉरिटी की, ठीक है, क्योंकि मिनॉरिटी किसकी है, श्रीलंकन तमिल्स की, जो कि 13% है पूरी टोटल पॉपुलेशन में से। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से जो है सिन्हालास की वहाँ पे मेजॉरिटी थी, किस तरीके से जो पूरी कंट्री को थे सिन्हालास चला रहे थे, ठीक है। 1956 में क्या होता है, एक्ट पास होता है जिसके अंदर सिन्हाला जो है, जो उनकी ऑफिशियल मतलब जो उनकी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स है उनको कोई भी ऐसा कोई राइट या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रखी थी, ठीक है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, ठीक है। आप खुद ही समझ लो, किसी को आप इतने राइट्स दे दो और किसी को नहीं, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, है ना। तो रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स जो थे, दे वांट्स इक्वल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। वो भी चाहते थे कि उनके लिए भी सरकार जो है काम करे, उनके लिए भी इक्वल राइट्स बनाए जाए, ठीक है। दे डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड टर्न्ड इनटू सिविल वॉर, ठीक है। यही धीरे धीरे करके यही जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो किस में बदल गए, सिविल वॉर में। अब क्या होता है, जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं 1980 में लिट्टे जो है LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तलिम इलम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं अपनी, ठीक है, एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके अंदर सारे श्रीलंकन तमिल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिनकी डिमांड क्या थी कि अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड थी इन लोगों की, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, आपको मैंने पहले बताया, ठीक है, जिसकी वजह से सिविल वॉर भी हुई। और क्या रिजल्ट रहा कि बहुत सारे 1000 ऑफ पीपल्स उसके अंदर मारे गए, जिनको आधे से ज़्यादा तो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जाना पड़ा, उनको फोर्स किया गया कि छोड़ के जाओ कंट्री, और बहुत लोगों ने अपना लाइवलीहुड भी गंवा दिया, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब इसके अंदर क्या है, कितने टाइप्स के फॉर्म्स हैं, आपको यहाँ पे 5 टाइप्स दे रखे हैं जिसको आपको पता होने चाहिए, पाँचों के पाँचों। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के अंदर, ठीक है। सेकेंड क्या है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। सेकेंड क्या है, फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल एंड यूनिट्स के, मतलब कि प्रोविंशियल स्टेट के हिसाब से पावर को गवर्नमेंट को बांटा जाता है, ठीक है, स्टेट वाइज, ठीक है।
फिर थर्ड आता है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल, जिसके अंदर क्या है कि सोशल ग्रुप्स के हिसाब से, एथनिक ग्रुप के हिसाब से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे वहाँ पे फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फिर आपका आता है कोलिशन गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि पार्टीज जो है अलायंस बनाती है, मतलब गठबंधन करती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो है अलायंस ग्रुप बनाती है, जिसके अंदर जीतने के बाद वो जो भी पावर्स है या फंक्शन है, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है आपस में, ठीक है। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, इसके अंदर क्या है, बड़े बड़े मतलब मान लो ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, ये भी क्या है कि सोशल कमिटीज़, गवर्नमेंट कमिटीज़ को ज्वाइन करते हैं और पावर में गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं।